आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए, सीबीएसई क्लास 9th के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसी टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है। मतलब क्लास 9th को आप स्टार्टिंग से ही, अगर आप क्लास 9th को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं बीच में आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से क्लास 9th में स्टडीज करनी है, क्योंकि 8th क्लास जो होती है, 8th क्लास और 9th क्लास, ये दो क्लासेस के बीच में एक जंप होती है हमारी। मतलब सिलेबस एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सब्जेक्ट्स अलग अलग से समझ में आने लगते हैं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, साइंस तीन पार्ट्स में समझ आने लगती है। इसी तरीके से एसएससी जो होता है, सोशल साइंस हमारा, वो भी हमें चार पार्ट्स में समझ में आने लगता है कि हाँ अलग अलग हो चुके हैं हमारे सब्जेक्ट्स कुछ। तो यहाँ पे एक जंप होती है, तो इस जंप से कैसे डील करना है और किस तरीके से 9th क्लास को स्टडी करना है, तो आज के इस वीडियो में हम वो कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, स्टॉप स्टॉप मेमोराइजिंग। मेमोराइज मतलब याद करना, जिसको हम कह सकते हैं रट्टा, रट्टाफिकेशन जो होता है उसको आपको बंद करना पड़ेगा अब। क्योंकि क्या होता है, 8th क्लास तक वो चल जाता था, काफी हद तक 8th क्लास तक चल जाता था, पर 9th क्लास से वो ट्रिक जो है वो नहीं चलने वाली। तो यहां से आपको वो काम पहले तो स्टॉप कर देना है। जो भी चीज है, भले ही चाहे आप कम कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कम चीजें पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ें उनको आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि उनको केवल रटना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करते जा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, उसको समझना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ याद याद किए जा रहे हैं बस, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा अगर किया तो हो सकता है एग्जाम में नंबर थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। मतलब जैसे कि आपके कोई मिड टर्म एग्जाम, मान लेते हैं कोई यूनिट टेस्ट है स्कूल में, अब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जल्दी जल्दी क्या किया, एग्जाम से एक दिन पहले पूरे को याद कर लिया, पूरे को रट लिया अच्छे तरीके से, समझ में कुछ भी नहीं आया। तो हो सकता है उस एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, 5-6 दिन बाद फिर से कॉन्सेप्ट गायब। कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो पहले से ही गायब था। फिर से क्या होगा, जो याद किया था वो फिर से गायब। मतलब जो आपने याद, ऐसा तो नहीं है मेमोराइजेशन ऐसे ही हो जाएगा, वो जो रट्टा आप मारेंगे वो ऐसी थोड़ी हो जाएगा, उसमें भी मेहनत लगेगी, और 5-6 दिन बाद वो फिर से भूल जाएंगे, तो यानी वो मेहनत बर्बाद हो गई। इससे अच्छा आप कम कॉन्सेप्ट पढ़ें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं कोई टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री का मैं आपका टॉपिक ले लेता हूं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मैंने ले लिया है टॉपिक। अब जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट है, आपने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा, अब क्या किया, एग्जाम आने वाले हैं, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, और फॉर्मूले कैसे लगाते हैं बस वो तरीका याद कर लिया बस। बाकी आपको ये भी नहीं पता कि ये मोल क्या होता है, मोल क्या होता है आपको ये आइडिया ही नहीं होगा। तो आप कैसे, कुछ अगर मान लेते हैं आपकी बुक में से ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्ट, तो आप सॉल्व कर देंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन अगर बुक के बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन आ गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस क्वेश्चन को देखते ही कुछ भी नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मोल का मतलब ही नहीं पता, मोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। जो मेन जो मोल वर्ड है, इस मोल वर्ड का मतलब क्या है, तो ये मतलब ही नहीं पता, बस फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन करने का तरीका आता है, वो भी वो क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं। बाहर से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें जरूरत होगी इस कॉन्सेप्ट की, जिसको ये आता होगा वो उस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो रट्टाफिकेशन होता है उसको बंद करना पड़ेगा 9th क्लास में, क्योंकि 8th और 9th की जंप ये बहुत बड़ी जंप है। 8th से 9th की ये जंप जो है वो बहुत बड़ी है। सिस्टम जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, उसमें क्या कर दिया है, 9th से 12th को एक अलग सिस्टम बनाया है, 9th से 12th अलग है, बाकी 8th तक नीचे और भी पार्ट्स किए गए हैं वो अलग हैं। तो यानी 8th से 9th में एक जंप रखी गई है, और ये जंप पहले भी थी, जब 10+2 वाला सिस्टम था तब भी ये जंप हुआ करती थी। 8th से 9th में सिलेबस एकदम से एक्सपैंड होता है, तो कुछ बच्चों को होता है समझ में नहीं आ पाते हैं वो कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, उनके टीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। कई जगहों पे फिजिक्स कोई अलग टीचर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कोई अलग पढ़ा रहा है, बायो कोई अलग पढ़ा रहा है। 8th तक क्या था, एक साइंस होती थी हमारे पास, उस साइंस को ही सारे टीचर उस साइंस को ही पढ़ाते थे, मतलब सारे टीचर नहीं, सॉरी, एक ही टीचर होता था जो पूरी साइंस को पढ़ाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है 9th क्लास में, 3 अलग अलग पार्ट हो गए, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, तीनों के अलग अलग टीचर्स हैं। तो इस तरीके से यहां पे सब्जेक्ट एक्सपैंड हो जाता है। पहली टिप क्या हो जाती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट,
स्टॉप रट्टाफिकेशन। पहली टिप तो यही है। दूसरी टिप की अगर हम बात करें तो दूसरी टिप में आपको आदत डालनी है अब यहां से कि आपको जो फॉर्मूले हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूले, क्योंकि अब यहां से आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। जैसे कि 8th क्लास तक आपके फॉर्मूले कम होते थे, लेकिन और ऐसा नहीं है अगर आपको 8th क्लास तक का रिवीजन नहीं है, वो रिवीजन भी होना चाहिए। जिसने 8th क्लास तक चीजें पढ़ी होंगी उसके मतलब जिसके 8th क्लास तक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं धीमे धीमे करके। 8th क्लास तक क्या होता है, आपकी जूनियर क्लासेस से धीमे धीमे करके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाते हैं 8th क्लास तक। फिर 9th में क्या होता है, थोड़ा सिलेबस एक्सपेंड होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपने 8th क्लास तक पढ़ा है उसका आपको थोड़ा सा यूज करना है यहाँ पे, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो 9th क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको पता है अगर 8th के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं है तो उनको भी साथ में क्लियर करते चलना, उनको साथ में क्लियर करते चलना। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 9th का सिलेबस चल ही रहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8th का जहां पे लग रहा है कि 8th का ये वाला टॉपिक हमारा वीक है या कोई 7th का कोई 6th क्लास का टॉपिक हमारा वीक है तो उस टॉपिक को पढ़ो दोबारा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, बार बार पढ़ो जब तक वो समझ में ना आए, क्योंकि उसका अब यूज होना है। अभी तक हमने वो टॉपिक पढ़ा था 8th क्लास तक, अब उसका यूज करना है हमको। रिवाइज प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करो। तीसरा क्या है, अब तीसरा टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से तीसरा वाला टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक क्या है, नोट्स। तीसरा टॉपिक क्या था, नोट्स। 8th क्लास तक क्या होता था, 8th क्लास तक टीचर ने जो हमको लिखवा दिया वही हमने लिख लिया, उसी को हमने याद कर लिया, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ गया, उसका हमने एज इट इज आंसर लिख दिया जो हमने याद किया था। 9th क्लास में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पहले तो रट्टाफिकेशन आपको स्टॉप करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कब होंगे, जब आप अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपने नोट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना। अब क्लास में पढ़ लिया, क्लास में कुछ भी मत लिखो, क्लास चल रही है सुनते रहो, बस क्लास को बस सुनते रहो, या फिर क्लास में अगर बैठे हो तो कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें जो पॉइंट अच्छा लगे, जो पॉइंट लगे कि हाँ ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए, अपनी मर्जी से लिखो। ऐसा किसी के फोर्स करने में मत लिखो कि इसको लिखना है। हाँ, लेकिन अगर कोई बता रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको लिखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बता रहा है टीचर आपका कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यानी वो इंपॉर्टेंट होगा, तभी उसने बताया है, और हो सकता है वो टॉपिक आप भूल जाओ, इसीलिए उसको लिखो। मतलब नोट्स आपको अपनी मर्जी से बनाने हैं, और जब अपने तरीके से नोट्स अपनी लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी आप अपनी इस्तेमाल करो, अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में लिखो, अपनी लोकल लैंग्वेज में एक अलग से नोट्स बना के रखो अपने पास, एक छोटी सी कॉपी में 5 रुपीज वाली या 10 रुपीज वाली जो कॉपी आती है उसमें अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो, हर चैप्टर के लिए अलग अलग, हर चैप्टर के लिए अलग अलग नोट्स बना के रखो, शॉर्ट नोट्स। उससे क्या होगा, एक तो क्विक रिवीजन मिलेगा, एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन मिलेगा बहुत सारा, और एक हैबिट डेवलप होगी, एक हैबिट जो कि आपको डेवलप होगी। उससे क्या होगा, आपको आने वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, आने वाली क्लास में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये जो हैबिट डेवलप होगी ना अपने आप से नोट्स बनाने की अपनी तरफ से, आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलेगा इसका। मेक अपने खुद के नोट्स बनाना, अपनी लैंग्वेज में बनाना। मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। इससे क्या होगा, अब ये जो नोट्स आपने अपनी लैंग्वेज में खुद से लिखे होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, मतलब गारंटी दे सकता हूं कि इन नोट्स को आपको ऐसा नहीं है कि अलग से याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि घंटों घंटों तक पढ़े जा रहे हैं तब भी जाके याद नहीं हो रहा, मतलब 2 दिन तक लगातार पढ़ रहे हैं तब जाके याद हुए। नहीं, ये आप इन पे जैसे कि आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, आपने पेज पे जैसे ही नजर फिराई आपको पूरा वो एकदम से माइंड में अपने आप आता जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा था वो क्या था, वो वही चीजें थी जो आपके माइंड में पहले से सेव हैं। लेकिन क्या हो गया, आपने टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं किया। मान लेते हैं कोई फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा फिजिक्स का मोशन चैप्टर आपने पढ़ा, आपने उसके अब पढ़ लिया चैप्टर, अब अपनी तरफ से उसके नोट्स बना के रख लिए। अब क्या हो गया, सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, आगे का सिलेबस, रिवीजन छूट जाता है, हो सकता है पीछे का रिवीजन छूट गया, मोशन चैप्टर याद नहीं हो, लेकिन आप 2-3 महीने बाद भी अगर उसका रिवीजन, अगर आपने वो नोट्स उठा के देखे और आपने वो कॉपी खोल के देखी, तो नोट्स जैसे ही आप रीड करते जाएंगे आपके दिमाग में अपने आप वो चीजें अपने आप आती जाएंगी कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये सब चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी आपको। क्यों, क्योंकि वो चीजें क्या है, वो वही कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में थे, लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम के साथ हो सकता है दिमाग में थोड़ा
डोरमेंट स्टेज में चले गए हो, जिस वजह से वो आपको इंस्टेंटली याद ना है, पर वो नोट्स देख के, वो अपनी राइटिंग देख के वो आपको याद आ जाएंगे। चौथी टिप क्या है, नोट से ही रिलेटेड है। मेक नोट्स कलरफुल। नोट्स कलरफुल बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कलर कर दिया। नोट्स कलरफुल मतलब होने का क्या, नोट्स देख के आपको अच्छे लगने चाहिए। कलरफुल हटा के मैं अट्रैक्टिव लिख देता हूं। अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है किसी को जब अलग अलग कलर्स में लिखा हो नोट्स को तब अट्रैक्टिव लगे, हो सकता है किसी को ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिख दिया तब भी अट्रैक्टिव लगे, वो सबके लिए अलग अलग है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, नोट्स को पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए। जब आप अपने नोट्स को पढ़े तो उसको पढ़ते टाइम मजा आना चाहिए। मतलब मेरे सर ने एक बार कहा था कि नोट्स ऐसे बनाओ हमेशा कि जब नोट्स खोल के देखो तो ऐसा लगे कि कॉपी आपसे बात कर रही है। मतलब कॉपी आपसे बात कर रही है, आपको वो कोई पढ़ा रहा है। आपकी कॉपी जो है जिसमें आपने नोट्स बनाए वो आपको वो टॉपिक्स दोबारा से पढ़ा रही है। जैसे ही आपको नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही है उन टॉपिक्स को पढ़ते हुए। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो नोट्स लिखे हुए हैं वो आपसे बात कर पा रहे हैं। इस टाइप के नोट्स बनाने चाहिए, अट्रैक्टिव बनाने चाहिए कि उनको पढ़ने में ही मजा आए। तो आप क्या होगा, इससे पढ़ते जाएंगे। अब आपने बोरिंग नोट्स बना लिए, बोरिंग ना, उनपे कोई कलर, मतलब आपको पसंद ही नहीं आया, देख के ही मन नहीं कर रहा नोट्स को पढ़ने का, तो क्या होगा, नोट्स आप दोबारा पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन होगा नहीं, एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो 4 टिप्स तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट वाली और थर्ड वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो रट्टाफिकेशन को स्टॉप करना है, और ये थर्ड वाला क्या है कि नोट्स अपने अपनी तरफ से बनाने, अपनी लैंग्वेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये, क्योंकि 9th क्लास में क्या है, अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स अब आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़े। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारे नए नए चैप्टर्स हैं, तो उनको आपको पढ़ना है, और थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना है। मतलब आपने जूनियर क्लासेस जो पढ़ी थी उनसे अब डिटेल में थोड़ा, मतलब सब्जेक्ट एक्सपेंड हुए हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो उनको अपनी तरफ से नोट करते चलना है। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें रटना ही पड़ता है हमको, और कोई तरीका नहीं होता। जैसे कि सोशल साइंस मान ले, हिस्ट्री है मान लेते हैं, तो हिस्ट्री में आप क्या समझ सकते हैं, कुछ समझने का ही नहीं। हिस्ट्री में कुछ नहीं समझ सकते, वहां तो सिर्फ याद करना है। तो उसके लिए क्या है, अब मैं बताता हूं नोट्स बनाने की ट्रिक, या फिर इस पे एक अलग वीडियो कर देंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। अभी के लिए बताता हूं, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है जिनको आपको याद करना है, उसमें आप वन लाइनर्स बनाए, वन लाइनर्स। वन लाइनर्स, वन लाइनर्स क्या है, जितने भी, मतलब कोई पैराग्राफ या कोई एक इंसिडेंट है, उसको आपको क्या करना है, डेट वाइज, मतलब लाइन लाइन लिखनी है, पॉइंट वाइज। इस तरीके से एक सर्कल बनाया, उसके बाद जैसे कि इन टिप्स को नोट कर लिया तो मैंने इरेज कर रहा हूं। मान लेते हैं आपका पेज है, यहां पे इस तरीके से पहले देना, टॉपिक का नाम लिखा कि ये क्या टॉपिक है, किस, और टॉपिक का नाम लिखेगा, यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, नाम क्या है, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि किस डेट से लेकर किस डेट तक ये हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री का है तो कुछ डेट वगैरह रही होंगी। फिर यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे डॉट बनाया, इसका पॉइंट लिखा, एक पॉइंट वन लाइन में, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वन लाइन मतलब एक सेंटेंस, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में उसको खत्म करना है तो उसको उसी लाइन में एडजस्ट करे जाना है, एक सेंटेंस। इस तरीके से आपको शायद पता हो या ना पता हो, जो आईएएस वगैरह यूपीएससी की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी इसी टाइप के वन लाइनर्स को ही रिवाइज करते हैं। वो जो नोट्स बनाते हैं, वो लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले, वो भी इस टाइप के वन लाइनर नोट्स ही बनाते हैं। इससे क्या होता है, रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अब आपको इस सब्जेक्ट को याद करना है, हिस्ट्री को, तो आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा ये याद होगा, उतना टाइम तक ये कॉन्क्रीट होता जाएगा ब्रेन में। तो आपको रिवाइज करने में इससे बहुत आसानी होगी। एक एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। अभी आप मान लेते हैं आपने एक एक लाइन में लिखा था, इसी को किसी ने क्या किया, उसी पेज पे टॉपिक लिखा, डेट लिखी, और एक बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख दिया, पैराग्राफ बना के लिख दिया इन्हीं वन लाइंस का। तो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको पहले तो आपने पेज पलटा, दिख रहा है सामने इतना लंबा पैराग्राफ है, उसको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा।
मतलब अगर मान लेते हैं आपका पढ़ने में उस टाइम थोड़ा सा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आपको पैराग्राफ देखते ही आप क्या करोगे, पैराग्राफ देखा, पढ़ने का मन नहीं किया, कॉपी बंद की, चले गए खेलने। इस तरीके से तो रिवीजन होगा नहीं। इसी को क्या है, हमने इसी पैराग्राफ को अगर एक एक लाइन में ब्रेक करके लिखा, दिख रहा है अलग अलग लाइन है, छोटी छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एक एक लाइन, उनको आप फटाफट पढ़ लेंगे और क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा एक बार का, जल्दी भी होगा, क्विक होगा। इसमें क्विक रिवीजन आपको यहीं से मिलेगा। तो ये मैंने एग्जांपल लिया था हिस्ट्री का बस। एक आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए सिलेबस का प्रिंट आउट। जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का होना चाहिए प्रिंट आउट। सिलेबस लो, पीडीएफ डाउनलोड करो, कहीं से भी कुछ भी करो, और उसका क्या करो, एक पेज पे या तो लिख लो या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो उस, और वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, हमेशा आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं उसको अलमारी में रख दिया फिर पता ही नहीं है वो कहाँ पड़ा हुआ है। हमेशा आपके पास आपकी जो भी टेबल है, जो भी आपका पढ़ने की पोजीशन है, आपके पास हमेशा वहां पे वो आपका सिलेबस होना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चलते रहेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, ये वाला क्लियर हो चुका। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि हाँ, अगर उसमें 10 कॉन्सेप्ट थे, आपके 7 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप उस पेज को देख के कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे आते हैं और इनमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने इनको याद नहीं किया, मैंने इनको सिर्फ रटा नहीं है, इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो बस यही कुछ टिप्स थी क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के, और आपको सिलेबस की तो कोई चिंता है नहीं। केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने अपलोड कर ही दिया है, पूरा का पूरा फुल सिलेबस अपलोड हो चुका है, डिटेल में अपलोड हुआ है। कोई भी एग्जाम, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने वो सिलेबस पढ़ लिया होगा तो अच्छे तरीके से। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, फिजिक्स का भी धीमे धीमे अपलोड हो रहा है, हो सकता है 1 महीने में फिजिक्स का भी पूरा अपलोड हो जाए। फिर मैथ्स को भी देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखते चलेंगे। 9th क्लास का आपका सिलेबस तो मैं पूरा करा दूंगा। कौन से चैनल पे, इस चैनल पे नहीं, दूसरा चैनल जिसका आपको लिंक या तो आई बटन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा उसका लिंक। तो उस चैनल पे आपको 9th क्लास का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे उस चैनल पे, या फिर मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर एक बच्चे का भी कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा। जरूरी नहीं है बहुत सारे उसको कमेंट करेंगे तभी वो क्लियर होगा। अगर किसी एक ने भी वो कमेंट किया तो वो डाउट क्लियर होगा उसका। तो इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।